नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेट गब्बर सर क्लासेस में। अभी तक हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, जिसमें अभी तक हमने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए प्रीवियस ईयर के 2017 के क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 31, है ना। इसको आपको होमवर्क में भी दिया था, यानी कि जो क्वेश्चन था, विषाक्तता की स्थिति में या उल्टी करवाने के लिए सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन जैसे पूछा है ना। जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है। ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या होता है? तो ये होता है लग्जेटिव। ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या होता है? लग्जेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। लग्जेटिव मतलब जो, अगर जैसे पशु गोबर करता है तो अगर कठोर होता है तो वो हल्का सा उसको मुलायम कर देता है, ठीक है। लग्जेटिव में यूज होता है ये। अगर तेज दस्त कराना है तो लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं ना, तो याद रखिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट लग्जेटिव में यूज होता है, जो कि क्या करता है? स्टोमक को खाली करने में मदद करता है, लेकिन डायरेक्ट क्या है, वोमिशन उल्टी नहीं करवाता है ये ना। दूसरा ऑप्शन था, ये हमारा पहला ऑप्शन था, ठीक है। दूसरा था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये क्या करता है? ये ऑस्मेटिक इफेक्ट के लिए काम आता है। सॉरी, अपना जो दूसरा ऑप्शन था वो सोडियम बाइकार्बोनेट था, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन था ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आम नमक है। आम नमक है। आम नमक है, ठीक है। ये क्या करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ये यानी कि सामान्य जो पाचन क्रिया है उसमें अच्छा काम करता है, ठीक है। आम नमक का सॉल्यूशन होता है, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है, पता ही होगा आपको। NaCl होता है। तो ये ऑस्मेटिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये सही आंसर था। लेकिन अगर एक्चुअली में देखें, ये क्वेश्चन गलत है। मतलब जो ऑप्शन है वो, उसके क्वेश्चन का जो आंसर था वो था हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन उसको गलत माना गया था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है? ये एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड है। क्या करता है ये पॉइजन न्यूट्रलाइज के काम आता है। जैसे कि अगर कभी पशु को पॉइजन हो गया, है ना, तो ये अंदर ही अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन उल्टी नहीं कराएगा ये, है ना, ध्यान रखिएगा ये। अब बात आती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड कितना देते हैं अगर उल्टी करवाना है? 1 से 3%। 1 से 3% देते हैं, मुंह के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। 1 से 3% सोल्यूशन में इसको देंगे। ये क्या करता है? जो अंदर की लेयर होती है, जैसे कि पशु की अंदर की जो स्टोमक की लेयर होती है उसमें लोकल इरिटेशन करता है, ठीक है। और स्टोमक लाइनिंग स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है? उल्टी हो जाती है। तो याद रखिएगा। चौथा क्या था? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या होता है? सबसे सेफ एंड कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे सेफ एंड कॉमन है, कॉमन होता है, ठीक है। 1 से 3% सोल्यूशन दिया जाता है ताकि उल्टी हो जाए, है ना। वेटनरी प्रैक्टिस में पॉइजन के केस में इसको तुरंत देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग सप्लीमेंटल फीड टू लेम्स कॉल्ड, यानी कि भेड़ के बच्चों को अतिरिक्त आहार देने की प्रथा को क्या कहते हैं?
ऑप्शन है क्रीप फीडिंग, टोटल मिक्स्ड राशन, या फिर रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, या फिर चौथा ऑप्शन है चैलेंजिंग फीडिंग। इसका सही आंसर क्या है? क्रीप फीडिंग, जो कि बहुत मतलब एक नॉर्मली क्वेश्चन है, क्रीप फीडिंग। ठीक है, और उसको समझते हैं क्रीप फीडिंग होती क्या है। ठीक है, ये किस में दी जाती है? भेड़ के बच्चों में। पहले समझना कि किस में दी जाती है? भेड़ के बच्चों में। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एनर्जी रिच होती है ना। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिच होती है ये, एनर्जी रिच फीडिंग होती है। ठीक है, एनर्जी रिच फीड होती है। ये क्या करती है? वेट गेन करती है। अगर बच्चों को दी जाती है, मेन किस में दी जाती है? ये भेड़ के बच्चों को दी जाती है। तो क्या करता है? ये वेट गेन करता है और बीनिंग बीनिंग में हेल्प करता है। बीनिंग समझते होंगे, पशु को मतलब माँ से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? बीनिंग कहलाती है। और मोर्टिलिटी कम होती है इससे, मोर्टिलिटी कम होती है, मोर्टिलिटी कम होती है, यानी कि पशु कम मरता है, जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन था टोटल मिक्स्ड राशन। टोटल मिक्स्ड राशन, तो ये क्या? अडल्ट जो सीप होती है, यानी कि बड़ी बड़ी भेड़ें होती हैं, उनमें दी जाती है। वो डेयरी एनिमल में दिया जाता है। ठीक है, तो किस में दिया जाता है? दूसरा जो ऑप्शन था टोटल मिक्स्ड राशन, हिंदी में बोलेंगे कुल मिश्रित मिश्रित राशन, कुल मिश्रित राशन, कुल मिश्रित राशन। ठीक है, ये किस में दिया जाता है? अडल्ट अडल्ट सीप, अडल्ट सीप एंड डेयरी एनिमल, डेयरी एनिमल में दिया जाता है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट बैलेंस्ड फीड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन था रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। इसमें क्या करते हैं? जो पशु होते हैं उनको नॉर्मली वो चारा दिया जाता है जो नहीं देना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित भोजन बोलते हैं ना। तो ये होता है डेली वेटी फीड क्वांटिटी लिमिटेड बोलते हैं इसको ना। तो इस प्रकार समझिए, ये ग्रोथ प्रमोशन के लिए होता है, कभी कभी दिया जाता है। अगला ऑप्शन था चैलेंजिंग फीडिंग। ये स्ट्रेटेजी तब होती है, यानी कि चुनौतीपूर्ण जो भोजन होता है, ये तब दिया जाता है जब एनिमल को न्यूट्रिशन डिमांड बढ़ने लगे। अगर किसी न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ रही है तब ये दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? हाई फीड होता है, यानी कि बहुत महंगा होता है, उस चक्कर में उस लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सबसे पहला ऑप्शन है एनेमोमीटर, दूसरा है सीलिंग साइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो आपको आप जानते होंगे क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर सही आंसर है। अब ऑप्शन, जैसे ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन थे? एक था एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का किस में यूज होता है? आप लिखिएगा, ये पूछा था वेटनरी में, जबकि ये होना चाहिए नॉर्मल साइंस में पूछा जाता है। ठीक है, एनेमोमीटर, ऑप्शन पहला था एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का किस में यूज किया जाता है? हवा की गति और दिशा मापने के लिए, हवा की गति एवं दिशा मापने के लिए। दिशा मापने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था सीलिंग साइक्रोमीटर, सीलिंग साइक्रोमीटर, सीलिंग साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर, सीलिंग साइक्रोमीटर। इसका उपयोग किस में किया जाता है? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को मापने के लिए। किस में? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापने के लिए।
ठीक है, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें दो थर्मामीटर लगे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इसमें दो थर्मामीटर लगे होते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि इसमें दो दो थर्मामीटर लगे होते हैं ना, थर्मोमीटर लगे होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं वेट बल्ब, यानी कि गीला बल्ब बोलते हैं जिसको, और एक होता है ड्राई बल्ब, ड्राई बल्ब। दो प्रकार के थर्मामीटर लगे होते हैं इसमें। तीसरा था बैरोमीटर, जो कि हमारा आंसर था। ये क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक मरकरी बैरोमीटर होता है और एक होता है एंड्रॉइड बैरोमीटर। एंड मरकरी बैरोमीटर का क्या कार्य है? पानी या मरकरी स्तंभ का प्रयोग होता है इसमें। किसका उपयोग होता है? पानी का होता है या मरकरी का उपयोग होता है। दूसरा होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड वो वाला एंड्रॉइड नहीं, ये दूसरा एंड्रॉइड है, ऐसे लिखेंगे इसको, एंड्रॉइड है ना। इसको लिखेंगे ANEROID, ये एनरॉइड है ना, ये एंड्रॉइड है। वो होता है एंड्रॉइड, होता है वो होता है एंड्रॉइड, ये एनेरॉइड है, ठीक है। तो एनेरॉइड का उपयोग इसमें क्या करते हैं? यूबिक्यूटेड बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, और क्या होता है? एक स्प्रिंग मशीन होती है जिसपे ये कार्य करता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म में कार्य करता है, इतना समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी एक और ऑप्शन रहा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का क्या काम है? हाइग्रोमीटर का वायु की में नमी को मापने के लिए यूज होता है, वायु में नमी के। ये नॉर्मल आर्द्रता को मापता है, ठीक है ये। लेकिन एक होता है हाइग्रोमीटर, ये किस में मापता है? वायु में नमी को मापता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन था हाइग्रोमीटर। अगली बार से दो स्लाइड बनाऊंगा ताकि क्वेश्चन पूरे पूरे बन जाएं आपके, है ना। हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये क्या कार्य करता है? ये वायु में नमी को मापता है, वायु में नमी को मापता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल ब्रॉयलर आर मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो व्यावसायिक ब्रॉयलर है मुख्यतः डैश 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 के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना। किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है एक प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन। दूसरा है ओनली फॉर मीट प्रोडक्शन, केवल मांस उत्पादन। तीसरा है बोथ फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन, अंडा और मांस दोनों के लिए। और चौथा ऑप्शन है ओनली फॉर चिक प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ओनली फॉर मीट प्रोडक्शन। ब्रॉयलर का यूज किस में किया जाता है? ब्रॉयलर का यूज किया जाता है मांस के लिए, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन था, पहले ऑप्शन को सिर्फ नॉर्मली समझते हैं, एक प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है? लेयर मुर्गी होती है, उनको जो पाला जाता है वो क्या करती है? अंडा उत्पादन करती है, ठीक है। दूसरा था ओनली फॉर मीट, जो कि हमारा आंसर है। ब्रायलर मुर्गियों को, ब्रायलर जो मुर्गियां होती है, ब्रायलर मुर्गियां ब्रायलर मुर्गियां कब तक पाली जाती है? 6 से 8 सप्ताह तक, 6 से 8 वीक तक, ठीक है। 6 से 8 सप्ताह के लिए पाली जाती है और स्लोटर साइज तक के लिए उनको रखा जाता है। लिखते हैं विकसित की जाती है, विकसित की जाती है, विकसित की जाती है, ठीक है। कमर्शियल यूज होती है। और तीसरा ऑप्शन था बोथ फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है? डुअल पर्पस होती है, जो कि हमारा मेन आंसर क्या था? ओनली फॉर मीट पर्पस। चौथा ऑप्शन था ओनली फॉर चिक प्रोडक्शन। तो चिक प्रोडक्शन के लिए एक टर्म यूज होती है, चिक प्रोडक्शन के लिए याद रखिएगा, अगर आप आने वाले टाइम में कभी पूछ ले, चिक प्रोडक्शन के लिए एक टर्म यूज होती है, चिक प्रोडक्शन के लिए यूज होती है ब्रीडर फ्लॉक्स, ब्रीडर फ्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला है, द टर्म जीनोम इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो जीनोम शब्द है किस सेट के लिए यूज होता है?
ऑप्शन है हैप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन है डिप्लॉइड, तीसरा है पॉलीप्लॉइड, चौथा है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हैप्लॉइड। इसका सही आंसर क्या है? हैप्लॉइड। अब सबसे पहले समझते हैं हैप्लॉइड मतलब जीनोम होता क्या है। तो जीनोम का मतलब क्या है? किसी जीव का पूरी तरह से जैविक जानकारी, किसी किसी जीव का पूरी तरह से जैविक जानकारी वाला एक सेट क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे एक कंप्लीट हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीट हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में एक सेट होता है पूरा पूरा। कितना सेट होता है? एक सेट होता है, एक सेट पूरा होता है। ठीक है, जैसे कि गेमेट और स्पर्म, कौन कौन से, ये इसका सही जो है, हैप्लॉइड में कौन कौन से क्या बनता है? गेमेट बनता है। ठीक है, गेमेट के किसको बोलते हैं? स्पर्म को और एग को। स्पर्म इंटू एग, या फिर सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, स्पर्म और एग। ठीक है, स्पर्म और एग को बोलेंगे गैमेट बोलेंगे। ठीक है, जीनोम शब्द हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना याद रखना। जीनोम शब्द किसके लिए होता है? तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम के लिए यूज होता है। अब दूसरा ऑप्शन था डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में दो सेट होते हैं, दो सेट क्रोमोसोम होते हैं। आपने उसको क्या पूछा था? जीनोम पूछा था, उसका सही आंसर क्या है? हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड का क्या मतलब है? डिप्लॉइड में दो सेट क्रोमोसोम होते हैं। ये किस में होता है? ये होता है सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। ये जो सोमेटिक समान सेल होती हैं उसमें पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन था पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में दो से अधिक सेट होते हैं। दो से अधिक सेट को क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। ये किसी विशेष परिस्थिति में बनता है। ठीक है, जैसे कि कुछ पौधों में अगर पूछ लिया जाए कि पॉलीप्लॉइड किस में बनता है, तो विशेष परिस्थिति में बनता है। किस में बनता है? पेड़ पौधों में बनता है। ठीक है, अगला ऑप्शन था ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड में तीन सेट क्रोमोसोम के होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर था हमारा हैप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड एज काफ फूड वैक्सीन, यानी कि निम्न में से कौन सा टीका बछड़े की उम्र में काफ फूड लगाया जाता है? बछड़े की उम्र में काफ फूड लगाया जाता है। ऑप्शन पहला है एफएमडी डिसीज, दूसरा है एचएस, तीसरा है ब्रुसेलोसिस और चौथा है रेबीज। आपको अगर मेडिसिन पढ़ना हो तो शायद ही मेरे से अच्छा कोई पढ़ा पाए। ये तारीफ नहीं कहूंगा, इतनी ट्रिक बना रखी है मैंने, मतलब आप ये समझो कि आपका सिलेक्शन अगर मेडिसिन से कोई क्वेश्चन आया तो एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फूड एंड माउथ डिसीज। फूड एंड माउथ डिसीज का फूड वैक्सीन, यानी बछड़े की उम्र में दी जाने वाली सुरक्षा। इसका उद्देश्य क्या होता है? बछड़े को शुरुआती उम्र में संक्रामक रोगों से बचाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बछड़े को शुरुआती उम्र में शुरुआती उम्र में शुरुआती उम्र में संक्रामक रोगों से बचाना। आप हिंद राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। संक्रामक रोगों से बचाना। ठीक है, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती? एफएमडी लगाई जाती, यानी कि काफोड वैक्सीन लगाई जाती है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो टीका लगता है वो लगता है, पहले तो एफएमडी के बारे में लिखेंगे। एफएमडी का जो वैक्सीन लगती है वो कब लगती है? 3 से 6 माह में। 3 से 6 माह में लगती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एचएस की बात करें तो एचएस की कब लगती है? एचएस लगती है 6 से 12 माह में। ठीक है, तो प्राथमिकता किसको देंगे? इसको देंगे ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? काफोड वैक्सीन बोलेंगे, यानी कि जो प्राथमिकता से दी जाती है उसको काफोड वैक्सीन बोला जाता है, यानी कि जो सबसे पहले दी जाएगी बछड़ों में।
तीसरा ऑप्शन था ब्रोसेलोसिस। ब्रोसेलोसिस का टीका आमतौर पर बछड़ों को कब दिया जाता है? ब्रोसेलोसिस लोसिस कब दिया जाता है? 3 से 8 माह की उम्र में। ठीक है, 3 से 8 माह की उम्र में दिया जाता है। लेकिन कैसे दिया जाता है? ये दिया जाता है स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर, ऐसे नहीं दिया जाता। और ये दिया जाता किसमें? बछड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। आंसर क्या है हमारा? ये सही है, स्पेसिफिक। और चौथा ऑप्शन था रेबीज। रेबीज तो देते ही नहीं है। रेबीज कब देते हैं? इसे खास परिस्थिति में या हाई रिस्क एरिया में दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था विच इज द अगला क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द स्ट्रेस साइकिल। मादा जनन चक्र में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? कौन सी है? स्ट्रेस साइकिल में सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेस यानी कि उष्ण अवस्था, दूसरी मेटिस्टस यानी कि पश्च उष्ण अवस्था, तीसरी है डाइस्टस शांत अवस्था, और चौथी है प्रोस्टस यानी कि पूर्व उष्ण अवस्था। तो सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेस साइकिल को। स्ट्रेस साइकिल के ये 4 ही चरण होते हैं। कौन कौन से? एक होता प्रोस्टस, दूसरा होता है एक होता प्रोस्टस, दूसरा होता स्टस, तीसरा होता है मेटिस्टस, और चौथा डाइस्टस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रोस्टस को समझते हैं, क्योंकि साइकिल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोस्टस। ये चरण क्या होता है? ओवुलेशन से पहले का चरण होता है। ठीक है, ये चरण कौन सा होता है? ओवुलेशन से पहले का चरण होता है। हमारा जो सही आंसर था वो डाइस्टस था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका इसका चरण है, ये ओवुलेशन के पहले का चरण है। यहाँ क्या होता है? फॉलिकल बढ़ता है, यानी कि फॉलिकल बढ़ता है और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उसका लेवल बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? सबसे पहले फॉलिकल बढ़ेगा, फॉलिकल बढ़ता है, और क्या बढ़ता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बढ़ता है। ठीक है, ये कितने दिन की अवधि कितनी होती है? अवधि होती है इसकी 1 से 3 दिन। 1 से 3 दिन होती है। ठीक है, ओवुलेशन से पहले की अवस्था है, इसकी अवधि कितनी होती है? 1 से 3 दिन होती है। ठीक है, दूसरा है दूसरा जो है था स्टस। यह वह अवधि है जब मादा गर्भधारण के लिए तैयार होती है। ठीक है, यानी ओवुलेशन का समय। ये क्या होता है? स्टस क्या होती है? स्टस ओवुलेशन का समय होता है ये। यानी कि किसी किसी में ओवुलेशन होता है, किसी किसी में मेटास्टेस में होता है। ठीक है, यह वह समय है जब मादा गर्भधारण के लिए तैयार होती है, यानी कि ओवुलेशन का समय। समय अवधि कितनी होती है? 12 से 24 घंटे। ठीक है, 12 से 24 घंटे। गाय में कितनी होती है? 18 घंटे होती है। तीसरा है तीसरा कौन सा था? मेटिस्टस। मेटिस्टस के बाद, मतलब स्टस के बाद जो आती है वो आता है मेटिस्टस। मेटिस्टस में क्या होता है? ये इस फेज को क्या बोलते हैं? मेटिस्टस को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। मेटिस्टस इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं ना। लूटियल फेज बोलते हैं इसको। इसकी अवधि कितनी होती है? अवधि होती है 3 से 5 दिन। अब यहीं से अंदाजा लगाइएगा इसकी अवधि किस। ये हो गया प्रोस्टस। प्रोस्टस की अवधि कितनी होती है? 1 से 3 दिन। इसकी होती है स्टस की 12 से 24 घंटे, और इसकी अवधि कितनी होती है? 3 से 5 दिन। अगला ऑप्शन था हमारा डाइस्टस, जो कि हमारा आंसर है। डाइस्टस की अवधि कितनी होती है? 10 से 14 दिन होती है। ये लिखेंगे डाइस्टस। ये क्या होता है? इसमें कार्पस ल्यूटियम सक्रिय होता है। कार्पस ल्यूटियम सक्रिय होता है इसमें। एक्टिव लिखेंगे, सक्रिय होता है,
और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ऊंचा रहता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन स्तर हाई रहता है। कब रहेगा ये? जब अगर पशु ठहर गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा, ठीक है। ये अवधि कितनी रहती है? 10 से 14 दिन की रहती है, ठीक है। ये वही चरण है जिसे हम सबसे लंबा चरण कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमन केमिकल्स यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन, यानी कि धूम्रन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रसायन कौन से हैं? कौन से हैं? फार्मेल्डिहाइड, पहला ऑप्शन है फार्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, मेथनॉल भी बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड या मेथनॉल। और इसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा ये किस क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है फार्मेल्डिहाइड या मेथनॉल, ठीक है। और चौथा है पाइरिडिन आयोडीन, यानी कि ये आंसर ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। फ्यूमिगेशन के लिए ये किस में यूज होता है? ये तो एंटीसेप्टिक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक और घाव के लिए यूज होती है, स्किन पे लगाई जाती है। अब इसका सही आंसर है ए, यानी कि फार्मेल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले फ्यूमिगेशन को समझेंगे, फ्यूमिगेशन क्यों करते हैं। फ्यूमिगेशन किसी जगह जैसे कि एनिमल हाउस हुआ या लेबोरेटरी हुआ, ऑपरेशन थिएटर हुआ, उसके लिए कीटाणुओं को, कीड़े मकोड़ों या हानिकारक कीटों से मुक्त करने के लिए गैसीय रूप से रसायन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन क्या बोलते हैं इसको? गैसीय रूप से रसायन का उपयोग, गैसीय रूप से रसायन का उपयोग फ्यूमिगेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसमें क्या करते हैं? रसायन, रसायन यानी कि वेपर गैस के लिए क्या करते हैं, रसायन फैला दिया जाता है जिससे गैस उड़ती है और आसपास की पूरी हवा को स्टरलाइज कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब हमारा जो सही आंसर था वो क्या था? फार्मेल्डिहाइड और केमनोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मेल्डिहाइड को क्या करते हैं? फार्मेल्डिहाइड गैस को बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है फ्यूमिगेशन में, है ना। इसे उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या लेंगे हम? फार्मेल्डिहाइड लेंगे। अगर एक प्रक्रिया समझें तो फार्मेल्डिहाइड को लेंगे और उसमें क्या मिला देंगे? केमेनो केमेनोफोर मिला देंगे, ठीक है। तो फ्यूमिगेशन हो जाएगा, मतलब गैस उत्पन्न होने लगेगी उसमें से। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया क्या है इसकी? जब केमेनोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट को फॉर्मेलिन में डालते हैं तो तेज ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है ना, जिससे क्या क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है। ये गैस बहुत शक्तिशाली जर्मिसाइडल होती है, यानी कि जो जर्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, कीटाणु वगैरह हो गए, ये सब मर जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबको मार देती है। इसलिए कॉमनली जो यूज होता है वो क्या करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड और केमेनोफोर को मिलाकर यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था केमेनोफोर। अकेला केमेनोफोर का यूज नहीं किया जाता फ्यूमिगेशन में, अगर इसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला देंगे तो ये गैस का रूप ले लेगा। तीसरा ऑप्शन था ओनली फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक्टिव नहीं होगा अगर उसमें केमेनोफोर नहीं मिलाएंगे तो। चौथा ऑप्शन था पाइरिडिन आयोडीन। ये क्या है? एक लिक्विड एंटीसेप्टिक है जो क्या करता है? स्किन को क्लीनिंग अगर करना है या वुंड ड्रेसिंग के लिए उपयोगी है। फ्यूमिगेशन एयर में इसका उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फार्मा का। फ्लोरोक्यूनोन यानी कि सॉरी, द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ द फ्लोरोक्यूनोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फ्लोरोक्यूनोन का जीवाणुरोधी प्रभाव किसके अवरोधन के कारण होता है। यानी कि फ्लोरोक्यूनोन जो दवा है वो किस पे काम करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करेगी, सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करेगी, या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पे काम करेगी, या फोलिक एसिड सिंथेसिस पे काम करेगी? किस पे करेगी? तो ये करती है, किस पे करती है? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पे काम करती है, ठीक है।
किस पे काम करेगी? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पे काम करेगी। अब सबसे पहले समझते हैं फ्लोरोक्विनोन होता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफी काफी सारे डाउट क्लियर होंगे आपके ना। सबसे पहले लिखते हैं फ्लोरोक्विनोन। फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसमें इस ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, यानी कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक आती है? सबसे पहले आती है सिप्रो। सिप्रो आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, आप लिख लीजिएगा फ्लोक्सासिन, और नॉरफ्लोक्सासिन। ये दवाइयाँ किस में आती है? अगर जो एमबीयू में होंगे उनको पता होगा। हाँ? सिप्रो, इंड्रो और नॉरफ्लोक्सासिन एक बहुत महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक का ग्रुप है, ठीक है। इनका मुख्य जो टारगेट होता है वो डीएनए गायरेज पे होता है। किस पे होता है? टारगेट क्या है इसका? किस पे होता है? डीएनए गायरेज पे कार्य करता है। और डीप में अगर बताऊं तो जो टोपो इस आइसोमियर है उस पे काम करता है। टोपो आइसोमियर पे सेकंड पे काम करता है। और किस पे काम करता है? टोपो आइसोमियर फोर्थ पे काम करता है। ये क्या करता है? ये एंजाइम, ये होता है एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को खोलने और रेप्लिकेट को रोकने में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है? जो बैक्टीरिया है उसको उसको खोलेगा, मतलब उसके डीएनए को खोलता है ना। क्या क्या खोलता है? फ्लोरोक्विनोन। फ्लोरोक्विनोन क्या करता है? ये एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को खोलने और रेप्लिकेट करने में मदद करता है। अगर जैसे डीएनए खुल जाएगा तो क्या करेगा? जब इन्हें इनहिबिट किया जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा वहीं पे। डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, यानी कि जो उसका डीएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसिस है वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया क्या डिवाइड नहीं हो पाते हैं ना। तो इसलिए क्या करते हैं? फ्लोरोक्विनोन का एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है। सिर्फ इतना समझिएगा, जो फ्लोरोक्विनोन है वो डीएनए गायरेज पे काम करता है। अब डीएनए गायरेज पे काम करेगा, डीएनए गायरेज किस में पाया जाएगा? बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यानी कि उसकी जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा उस प्रक्रिया को रोक देगा ये, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो नेक्स्ट मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। इतना समझ लीजिए, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और बैक्टीरिया वहीं के वहीं डेथ हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में इसमें करती है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। कौन सी करती है? लिखते रहिएगा ये, एमाइनोग्लाइकोसाइड। एमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है? इसमें होती है स्टेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। कौन सी? स्टेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, दो प्रकार की होती है। और कौन कौन सी एंटीबायोटिक इसमें काम करेगी प्रोटीन सिंथेसिस में? एक होती है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन सी? डॉक्सीसाइक्लिन काम करेगी, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में। तीसरी थी, एक एक किस पे काम करेगी? ये 30S और 50S पे सब यूनिट को इनिबिट कर दी, यानी कि रोक देती है वहीं पे। अगला ऑप्शन था सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस में कौन सी? सेल वॉल को जो रोक देती है, यानी कि वहीं पे सेल वॉल के में इनिवेट करती है, यानी कि सेल वॉल को बढ़ने नहीं देती, ठीक है। कोशिका भित्ति को बढ़ने नहीं देती, उसी पे कार्य करती है। सेल वॉल पे अगर काम करेगी तो कोशिका भित्ति नहीं बन पाएगी और मतलब बैक्टीरिया तुरंत मरेगा उससे। किस पे काम करेगी? बेटा लेक्टम पे। इसमें जो होगा बेटा लेक्टम वाली एंटीबायोटिक कौन सी? पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है और कार्बापेनोलोन्स है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है जो सेल वॉल पे काम करेगी? वो होती है ग्लाइकोपेप्टिडेज। ग्लाइकोपेप्टिडेज में कौन सी? बेंकोमाइसिन। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस को रोकने में मदद करती है, ठीक है। अगला ऑप्शन था फोलिक एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड सिंथेसिस में कौन कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी? ये होती है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स की जो ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, सॉरी, सल्फोनामाइड्स की जो दवाइयाँ होती है वो इस पे काम करती है। कौन सी होगी? सल्फा मेथोक्साजोल,
ठीक है, और एक और टाइम है तो प्राइम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री में रंग आधारित लिंग निर्धारण हेतु कौन से जीन पाए जाते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम क्रॉस, सॉरी, सेक्स्ड लिंक्ड क्रॉस, सेक्स्ड लिमिटेड क्रॉस, या सेक्स्ड इन्फ्लुएंस्ड क्रॉस, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेक्स्ड लिंक्ड क्रॉस, सेक्स्ड लिंक्ड क्रॉस। ठीक है, पोल्ट्री में जो बच्चे होते हैं यानी कि चूजे होते हैं, उनका सेक्स डिटरमाइन के लिए क्या करते हैं, चिक का यूज करते हैं। चिक निकलते ही मेल और फीमेल पहचानने की बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है। कौन सा तरीका? कलर सेक्सिंग का। कलर सेक्सिंग के लिए क्या 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 करते हैं हम कलर सेक्सिंग में? इसमें सेक्स लिंक्ड जीन्स का प्रयोग करते हैं ना, यानी कि चूजों को पहचान, मेल फीमेल को पहचानने के लिए सेक्स लिंग जीन का प्रयोग करते हैं। कैसे होता है ये? खासकर ये होता है जब इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो मेल और फीमेल चीक के फीदर यानी कि जो पंख होते हैं उनमें अलग अलग कलर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, हैचिंग के समय ही सेक्स आसानी से पहचान लिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सेक्स्ड लिंक क्रॉस। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन था सेक्स्ड लिमिटेड क्रॉस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये गुण दोनों लिंग में जीन के रूप में होते हैं। ठीक है, कौन से? दोनों लिंग में जीन के रूप में होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस केवल एक लिंग में होता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा, यानी कि एक्स और वाई है, तो एक्स वाई में सिर्फ एक पे एक्सप्रेशन दिखाएगा। ठीक है, एक पे ही एक्सप्रेशन दिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सेक्स लिमिटेड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था सेक्स एक्सक्लूड, मतलब जो लिंग प्रभावित संकरण। ठीक है, लिंग प्रभावित संकरण में यहाँ क्या होता है, यह ट्रेड दोनों लिंगों में आता है। ये तो आता तो दोनों लिंगों में, लेकिन एक ही जीन का इफेक्ट दोनों लिंग में अलग अलग दिखता है। क्या होता है? एक ही जीन का इफेक्ट दोनों लिंग में अलग अलग तरीके से दिखता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लिंग प्रभावित संकरण। किसमें होता है ये होता है भेड़ में, हॉर्न कैरेक्टर दिखाने के लिए। इसमें मेल क्या होता है? डोमिनेंट होता है, और फीमेल रिसेसिव होता है ना। और इसमें सेक्स लिमिटेड में क्या होता है? ये होता है सेक्स लिमिटेड में, हेन में अगर जो मुर्गी होती है, अंडा उत्पादन में केवल फीमेल दिखाता है ना, क्योंकि लिमिटेड है, तो अलग अलग जीन का अलग अलग कैरेक्टर होगा। और मेल में क्या होता है? कोम्ब साइज होता है। ठीक है, यानी कि जो मुर्गे का वो होता है ना कोम्ब, उसका साइज होता है, कलर होता है, उस प्रकार अलग अलग होता है। तो कुछ स्टेट में डोमिनेंट एक्सप्रेशन दिखा सकता है, कलर सेक्शन जीन्स में इसको नहीं दिखाते हैं ना। तो ये हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और जो मतलब उसमें जो जानकारी थी वो भी बहुत अच्छी रही होगी, है ना। मैं मैं चाहता हूँ कि मतलब जितनी से जितनी अच्छी जानकारी मिल सके वो आप तक पहुँचाऊँ मैं, है ना। उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। और साथ ही अगर आपने ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। अगर क्लासेस अगर लेनी है मेरे से, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके प्रॉपर सब्जेक्टिव वाइज आपको क्लास मिलेंगे ना। ठीक है, एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। कुत्तों में हार्डवर्म संक्रमण द्वारा फैलता है, यानी कि कुत्तों में हार्डवर्म संक्रमण द्वारा फैलता है। क्या कौन फैलाता है? ठीक है, ये द इंग्लिश में समझिएगा इसको, द हार्डवर्म इन्फेक्शन इन डॉग्स इज ट्रांसमिटेड बाय। सबसे पहला ऑप्शन है मस्कीटो यानी कि मच्छर, दूसरा है टिक्स, तीसरा है जू, चौथा है पिस्सू। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।